मंच में मैं अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम हमारे माननीय आदरणीय हमारे डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा जी से आप मंच पर आने का कष्ट करें। कृपया सभी आपका जोरदार स्वागत कीजिएगा। और उसके पश्चात आज हमारे बीच अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद जो पिछले 2-3 दिन से हमारे साथ लगे रहे हैं, साथ दे रहे थे, सुझाव दे रहे थे, आप हैं आज के हमारे वैलिडिक्टरी सेशन के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अजय दत्ता जी। आपका भी सम्मान कीजिएगा, मंच पर आने का कष्ट कीजिएगा। एक्स एमएलए हैं, प्रेसिडेंट हैं हिंद मजदूर सभा के। और उसके पश्चात आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे सूचना विभाग के एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो हमारे मिनिस्टर है कानून है सुश्री डिकी छुयांग जी, आपसे अनुरोध करता हूं काइंडली कम ऑन द स्टेज। और इसके साथ हमारे आयोजक समिति के इस 5वें अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक सम्मेलन के जो आयोजक समिति है उसके जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं श्री रिंचेन खांडू खिरमे जी से आप मंच पर आने का कष्ट कीजिए। और उनके साथ जो हमारे आज के इस समापन सत्र के जो मास्टर ऑफ सेरेमनी होंगे डॉक्टर डीके पाल साहब, आपसे अनुरोध है आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। और इसके बाद जो धन्यवाद ज्ञापन, क्योंकि हम इसे भी प्रोफेशनली देना चाहते हैं और इसीलिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमने एक विशेष तौर पर एक प्रोफेसर को ही पद जो है एक उनको उत्तरदायित्व दिया है। प्रोफेसर श्यामनाथ जी, अनुरोध है आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। और अब मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी डॉक्टर डीके पाल साहब आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको जो है 2:45 से 4:30 के बीच में इसको समापन करने का कष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद जिग्मे जी। आप सभी का इस 2 दिन के व्यस्त कार्यक्रम में अंतिम सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं भारत भूमि के साथ साथ अपने भारत के सिर के ताज तिब्बत की भूमि को नमन करते हुए परम पावन जी के चरणों में अपनी श्रद्धा मानते हुए कार्यक्रम बड़ा व्यवस्थित रूप से चल रहा था और बहुत अच्छे सुझाव, एक नया रूप आज कोर ग्रुप का देखने को मिला। मैं मंच पर उपस्थित सभी तिब्बत के हित को दिल में रखे हुए मंचासीन और सभी मेरे सामने बैठे सभी का सम्मान करता हूं। निश्चित रूप से हम जिस कदम को लेकर के चले हैं उस कदम में हम लोग किसी मंजिल को पाने की तलाश में हैं और आप सबका विश्वास देख करके ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से मंजिल एक दिन मिलेगी। मैं निवेदन करूंगा इसके बाद माननीय अजय दत्ता जी से, जो एक्स एमएलए भी हैं और तिब्बत के कोष से बड़े दिलो जान से जुड़े हुए हैं, तो मेरा नम्र निवेदन आदरणीय दत्ता साहब से कि वो आएँ और अपने विचार। नमस्कार। Dr. D.K. Paul, Honorable, or Madam D.K. Chuang, Honorable Minister, Government of Tibet in Exile, Dr. N.K. Trikhaji, who is a further person of this organization, Tibet Support Core Group, Shivnath Mishra ji,
our very close friend, Krimeji, he speaks much better Assamese than me even. So I always feel that he is our man, though he is from Arunachal. Sonamji, Jigmeji, Adarniya Thakkarji, great Gandhian, he is sitting in the front row. Respected participants, sisters and brothers, and freedom fighters of our Tibetan community. Since last 2 days, there are so many discussions about the Tibet, about the destruction taken place not only in Tibet, also in India, particularly in Northeast. We have heard many things. We got maximum knowledge practically. It is a very knowledgeable conference. Really, I am grateful to you, being a person of Assam, to have such a good conference. Ladies and gentlemen, you know all well that what is Tibet? Tibet is the roof of world. We know is the roof of world. And Param Pujana Dalai Lama Ji, at the outset, I must pray to God for his long life and healthy life, because he is the living spirit of not only Tibet, he is the living spirit of humanity, of whole world. He symbolized the peace and tranquility. Once the warrior kings of Tibet, they control almost whole of Tibetan plateau and Mongolian plateau, those who become now forcefully parts of China. About 2/3 of China belonged to Tibet at that time. But Buddhism changes the kings. And after influence of Buddhism, Tibet became a completely changed nation, a very peaceful religious nation. They never attacked others. They kept themselves alive among themselves with spirituality and religion, very peaceful nature. A Tibetan born as religious person, peaceful religious person, a Tibetan grown up as very peaceful religious persons, he dies as a peaceful religious person. It is a very beautiful way of life they maintain all along. They even disarmed their own forces. They did not allow their force to have arms. They even treated the unwanted persons. You know, everybody has a very interest about the Tibet. It is a mysterious country to many of them. But they wanted to go inside Tibet, but sometimes they did not like them. But even then, they were treated with their utmost hospitality. And before they sent them to the border, it was Tibet. Since thousands and thousands of years, we are good neighbors. They are the very good neighbors of India. No attack has come from our northern side since 1,000 years till 1962. Taking the advantage of this peaceful and kind nature of Tibetan brothers, China took the chance. China got freedom as per their, this communist China, they said that they got independence on 7th October 1948 only. But 1949, 7th October 1949. But such a community, such a treacherous community, taking the advantage of the peaceful and kind nature of Tibetan brothers and sisters, they made Tibet as the target, first target. With a long-term conspiracy, they attacked Tibet in 1950, just after 1 year, in October 1950, on 7 floors. And their main target was the root of Tibet. There's a culture heritage, religious heritage, they wanted to finish it. They came as a liberal protector of Tibetan community, but they destructed Tibet like anything. More than 1.2 million brothers and sisters of Tibet have been killed by them. More than 6,000 monasteries have been completely destroyed. This is China. And ultimately, Param Pujaniya
Dalai Lama ji had to come down to India in 1959. I was very young at that time. We are very much concerned about Tibet. You see, Assam is very near to Tibet. And to us, the Arunachal, we know we are 8 sisters is in Northeast. And out of these 8 sisters, Sikkim and Arunachal is a mini Tibet to us, by culture, by religion, by way of life. So we know Gomphas, we know the monks, and in my childhood, say in 50s, early 50s, we saw regularly, the interseason mainly, there's groups of Tibetan monks with their very beautiful golden yellow robes. They used to come in Guwahati to visit Umanund temple. You have seen most probably just near here. You go to the riverside, there's an island, and there's a temple there. It is now Shiva temple, no doubt. But I am sure there is some, because their system, the pujas there is a Buddhist type. And they used to visit this temple up to 1956, 57, 58. And they visited Hajo. It is about 40 kilometers from here, Haigreve Madhav temple. We had a very good link, as a very good neighbor. But now it has been stopped. Since 1959, it has been stopped. I remember till in 1956, I was very young, I was a student of class 10. My father took me to Kalimpong and Gangtok up to Nathula Pass. There was no road at that time. And at that time, in Kalimpong, it's a very small town, there are about 10 gadis, business house, Assamese business house. Those who are running business on Assamese silk, Andi, Muga, they are sending all these things to Tibet, and they are purchasing Tibetan silks and selling it to India. Such a good relation. I found in the border some gentleman, one Bengali gentleman, he was working in the PNT department, but inside Tibet they were working. India was supporting them in that line, in post and telegraph departments over there in 1956 even. But I was surprised to see, I was very young, but I was surprised to see, and I asked my father, what is going on? About hundreds and hundreds, ponics, and they are carrying the machineries of jeep, and hundreds willow jeeps were carried out by the human beings, just like a dead body carries. They are carrying it, the body of the jeeps on shoulder, and they are crossing the border, taking the advantage of India's weakness. Using the Calcutta port, they arranged everything in 56. And ultimately, 1959 came. Param Pujaniya Dalai Lama ji had to cross the border of his motherland, and India was attacked. They cheated. Then Prime Minister Nehru. Nehru made a blunder. He believed them. I believe General Cariappa. He was the first CNC of Indian Army, an Indian general first. In 1948, took over from the British general. He came to Guwahati. We are broken. Practically we are nobody at that time. I remember in November 1962, our Prime Minister delivered a speech through All India Radio. He practically gave us goodbye. Said, my heart goes for the people of Assam. Not Tibet. Whole Arunachal was captured and they came down up to Bhalukpung, very near to Tejpur. And that blunder took place, taking the plea of Hindi Chini Bhai Bhai. Ultimately it becomes Bye Bye. China showed us Bye Bye, but we gave slogan Hindi Chini Bhai Bhai. Bhai Bhai becomes Bye Bye. Then General Cariappa came here and addressed a mammoth gathering. बहुत अच्छा बात बोला था उन्होंने. जब भाई साहब स्लोगन दो, वो चो एंड लाई था. और चो एंड लाई नहीं है, चुहा एंड लाई. He is a liar mouse. तो बोलो, हमारे सना आबाद हो और वो चुहा एंड लाई बर्बाद हो. हम लोग स्लोगन दिया था, हम लोग बच्चा था. कड़ीबाजी ने बोला था, चुहा एंड लाई. वो लायर है, वो चुहा है. He is a rat, he is a mouse, liar mouse. Practically so. So, they have not taken away the freedom of Tibet. They have practically destructed the trust, the co-feelings of whole Southeast Asia. Whole world was silent spectator at the time when Tibet was captured. When Tibet was captured, India did not do anything. In this reference, I would like to request you, the organizers, Shimeji, you have given us a paper.
वहाँ पे आप लोग कुछ लिखा है रिगार्डिंग द इंडियन लीडर्स ऑन टिबेट. So my request to the organizers, please print and publish the letter written by Sardar Patel, the then Deputy Prime Minister of India and Home Minister Sardar Patel, the Iron Man of India, to Jawaharlal Nehru on 7 November 1950. Dalai Lama ji was still in Tibet, was tortured and tortured and tortured. In 56, he came to India in Buddha Jayanti, but he went back. They gave them assurance that we don't really come, but ultimately he was about to be killed. He took right decision in right time. I salute to the Tibetan brothers and sisters. They plays a very vital role in your life. You took right decision in right time. Your dedication, your decision, dedication, devotion, your determination, and your disciplined way of life makes you so strong, even after 56 years, till you are fighting outside Tibet, your motherland. I remember the saying of Swami Vivekananda, you know, he was not only a sannyasi, but he was the father of Indian revolution. Though he was a sannyasi, he said, the soil of India is my highest heaven, the good of India is my good. Like when I remember Swamiji, when I see Param Pujaniya Dalai Lama ji, when I heard his speech very recently, 1 year back, he came to Rabindra Bhavan. He addressed the gathering, very beautiful gathering. Really, I remember Swami Vivekananda, another living spirit. Swami ji said, जो हिंदी में मैं बोल चाहता हूँ, उन्होंने बोला था, ये स्वाधीनता ही धर्म, स्वाधीनता धर्म है, पराधीनता अधर्म है, साहसिकता धर्म, कापुरुषता अधर्म. उन्होंने बोला था, पर को उपकार करना ही धर्म और पर का उपकार करना अधर्म. आज तक जो कुछ हुआ, चाइना ने सब कुछ अधर्म का काम किया है, धर्म का काम कुछ नहीं किया है. And as per Communist Party, Communist principle, those who are not with us, they are always against us. So finish them. They have taken this formula everywhere. They did not target Tibet only to capture the land, but they had a big plan, very hidden plans, and now they are showing their footprints around India. Where not? Burma, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Maldives, and Pakistan. It is not to say anything about Pakistan, but they are disturbed in their own homeland. In Xinjiang province, what is going on? There the Muslim peoples have been tortured like anything, like the Buddhist people of Tibet. But they have taken arms in their hand. But our fearless Tibetan brothers and sisters, they did not take arms. They have not taken arms, but they have got the spirit which cannot be destroyed. And I am sure you will win. You will win very soon. I am very sure our Param Pujaniya Dalai Lama ji in his lifetime, he will go back to his own Tibet and will be happy to see there the free Tibet. You see, our Assam in particular and Northeast in particular in danger now. Brahmaputra is our lifeline. Brahmaputra has come from your Manas Sarovar as Sampo river, then Brahmaputra. Sindhu also from nearby, another glacier. This Sindhu water has been diverted. Brahmaputra, innumerable dams have been constructed on the Brahmaputra, and rivers water has been diverted. So lifeline will, if lifeline goes down, where will it stay? So not only Tibet, Tibet is an integral part of humanity, integral part of great India philosophy. Because Lord Shiva, we believe Lord Shiva stays at Kailas, at the heart of Tibet. Manas Sarovar is there. And so, if Tibet gone, we will be finished. So, let us start a movement from this Guwahati, Punnak Bhumi Guwahati. They save, not save, free Tibet, save Brahmaputra, and save India, save mankind. आज मानविकता जय होगा जो तिब्बत जीतेगा. तिब्बत को स्वाधीनता मिलना सिर्फ तिब्बतियन के लिए नहीं, हर पृथ्वी का हर क्रांति के लिए ये हमारा दरकार है. ये देखिए, जो जू लोग 2000 साल पहले
कोई जू ने कोई अपराध किया था 2000 साल उनके ऊपर में कितना अत्याचार हुआ। वो हर देश में चला गया था जो लोग, वो कुछ लोग इंडिया में आया था, वो ज़्यादा कोचिन में, बम्बई में, कुछ कलकत्ता में आया था। एवरीवेयर दे हैव बीन टॉर्चर्ड एक्सेप्टिंग इंडिया. India did not torture them. Now after 2000 years their language has been changed, their color has been changed, everything has been changed. But they did not forget their religions. They went back to Israel. फिर इजराइल मिल गया. हिब्रू लैंग्वेज, इट वॉज ए डेड लैंग्वेज, वो लाइफ हो गया. हमारा संस्कृत गोइंग टू बी डेड, बट देयर हिब्रू हैज गॉट लाइफ अगेन. सो पारसी को देखिए कितना अत्याचार करके पारसी को भगा दिया पारसी से, वो इंडिया में आया. कितना अच्छा से सिटीजन हो सकता है पारसी ने हम लोग को दिखाया. आज 56 ईयर्स हो गया, हमारा तिब्बती भाई बहन लोग आने के लिए बाध्य हुआ था. अभी थर्ड जनरेशन चल रहा है, शायद सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, दोज हु आर born in India, but in mind they are Tibetan. They have not forgotten their language, they have not forgotten their religions. We have forgotten our language, but our Tibetan brothers and sisters, they did not forget their language. So you should teach us. You should teach us, you should make us educated. We have, Swamiji called, the soil of India is my highest heaven. उन्होंने बताया था 1897, when he came back from Chicago, you know, he owned the world heart by delivering a speech at Chicago Dharma Sammelan. When he came back on 26 January 1897 in Madras Marina Beach, उन्होंने एक स्पीच दिया था. लाखों आदमी वहाँ पर जमायत हुआ था, उनको रिसीव करने के लिए आया था. द डे वॉज 26 जनवरी. और उन्होंने बताया था ये हमारा भारत में हर लाख करोड़ देव देवी है. मेरा विनती है, ये हर करोड़ देव देवी को आप भूल जाइए, आपका कोई पाप नहीं होगा. 50 साल के लिए, for 50 years, you forget all these dev and devis. You remember only one Devi, and you only make puja to that Devi. That is your motherland, and motherland is Bharatvarsha. After, see this beautiful coincidence, India got freedom, whatever type of freedom it was. It is a very sad incident, no doubt. India was divided on the basis of religion in this 20th century. Another blunder by some political people for power. They exceeded this demand of British. Anyway, we got independence in 1947 after 50 years. So I am sure 56 years have passed. You will have not to wait more. Definitely within a short period, China will be distracted like anything by themselves. And Tibet will get freedom. And India will be saved from our northern side. Our brother will save us and we will save them. We will live together. अब कभी कभी ऐसा आ जाता है, हमारे मन में एक हताशा आ जाता है. तो मैं और एक बात बताना चाहता हूँ. I think most of you know about Sister Nivedita, who was Margaret Nobel, an Irish lady. She became the disciple of Swami Vivekananda. और उनको लिया के स्वामी जी भारत माता का पैर पर निवेदन किया था. He sacrificed Nivedita. So she has been renamed as Nivedita. निवेदन किया था. Sister Nivedita gave her life for India's independence. She was the real mother of Bengali Renaissance, जो गाया है, not Bengali Renaissance. It was Indian Renaissance, and she was the mother of that Bengali Renaissance or Indian Renaissance. She inspired all. She inspired artists, she inspired scientists, she inspired revolutionists, what not, whom not. उनका द्वारा प्रभावित हुआ था सर जगदीश बोस, जिन्होंने सुसाइड करने के लिए गया था. उनका फॉर्मूला चोरी करके ले गया था मैकर्नी. उनको फिर उनको इंस्पायर किया. रविन्द्रनाथ ठाकुर को इंस्पायर किया और अरविंद घोष जी को इंस्पायर किया. बारिन घोष को उन्होंने खुद रिवॉल्वर हैंड ओवर किया. विप्लवी बारिन घोष, ब्रदर ऑफ अरविंद घोष. उन्होंने जो आज निकल गया स्वामी निवेदिता का एक कहानी वेरी रिसेंटली वन आर्काइव से निकला. ये खुदीराम का नाम आप सुना है. मुजफ्फरपुर में खुदीराम प्रफुल्ल चाकी ने जो बम थ्रो किया था, रिवॉल्वर लिया था, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ निवेदिता आर्म्स आर हैंडेड ओवर टू देम. Such a personality, Sister Nivedita. Sister Nivedita said, जो आप लोग हमारा जो टिबेटियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है फॉर लोकल यार, उनको सपोर्ट ग्रुप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है. At least you have not forgotten your responsibility. We Indians, we cannot forget our responsibility. If Tibet gone, we also lost. So it is our
this is our pure duty. It is our duty to save them, to help them, and to restore the democracy in Tibet and freedom in Tibet. So, Sister Nivedita ने बोला था, ये ज़्यादा आशा मत करिए, ज़्यादा हताश भी मत हो जाइए. We are the advanced suicide squad, and the next squad will cross the river over a bridge made of our dead bodies. My lifeboat is sinking, but I will see the sunrise. I am sure you Tibetan brothers and sisters, and we, your followers and brothers and sisters, will see the sunrise. And one day, very soon, Tibet will get back its freedom. I am very much grateful to you. I am not a leader, I am not an orator, I am not a knowledgeable person. There are so many persons in Guwahati. They know much better, they can speak much better. I am an ordinary worker, I am a social activist. But I am very happy that you have selected Guwahati as a site. You know, these Chinese influencers come here like anything. They are supplying arms to the terrorists, to dacoits. They are infiltrating these Maowadi characters. They are sending cocaines, these drugs and other things. What they are not doing? They are trying to finish our community, our young men. So, we need freedom of Tibet for yourself definitely, also for ourselves. If Tibet gets back its freedom, we will get back our security. Ecology will be saved, Brahmaputra will be saved, mankind will be saved. Thank you very much for holding the conference and giving me a chance to say some words to you. So, Jai to Tibet, Jai to Bharat, Jai to Manavatabad, Jai Hind. धन्यवाद सर. निश्चित रूप से गुवाहाटी में रहने के बाद आपके जो अनुभव हैं तिब्बत के बारे में, उनके बारे में आपने बड़ा विस्तार से हम लोगों को बताया. और ये बात कहने की कई जगह चर्चा में आती है कि यदि आज के समय में कोई जीवित भगवान है तो वो परम पावन जी हैं. ऐसा कई जगह मुझे सुनने को मिला है. ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है. मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से भारत देश को उन्होंने चुनाया रहने के लिए, उसका प्रभाव हमारे समाज पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है. मैं समय ना करते हुए मैं निवेदन करूँगा हमारे नेशनल कन्वीनर आदरणीय प्रोफेसर त्रिखा साहब से कि वो आएँ और इसके समय के लिए आदरणीय त्रिखा साहब हैं. आदरणीय निखिला, माननीय अजय दत्ता जी, माननीय ठक्कर जी, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अनेक दिनों से दिन रात कार्यरत हमारे परम मित्र और कोर ग्रुप के इस क्षेत्र के रीजनल कन्वीनर खेमे जी, प्रोफेसर श्यामनाथ जी, मैं समझता था सोनम जी भी शायद यहाँ मंच पर उपस्थित होने वाले थे. सोनम जी और कलिम्पोंग से पुदुचेरी तक से देश के हर भाग से आए तिब्बत मुक्ति साधना मेरठ साधकगण, हम दूर दूर से गुवाहाटी में आए तो स्वाभाविक ये प्रश्न जो है वो लोगों के मन में उठा कि गुवाहाटी ही क्यों. कल भी हमने जो है इसके विषय में
कुछ संकेतों में स्पष्ट रूप से थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन मैं समझता हूँ गुवाहाटी इसलिए कि गुवाहाटी की दहाड़ पहाड़ के पार तिब्बत को, दिल को चीरने वाली जो है वो आवाज़ पहुंचेगी। इसलिए गुवाहाटी को जो है वो हमने चुना। गुवाहाटी को इसलिए भी चुना कि पूर्वोत्तर को सबसे पहले चीन की दुरभिसंधियों का सामना करना पड़ता है। 1962 में सबसे पहले, और मुझे मालूम है उस समय में पत्रकार था, सितंबर का महीना था, शायद 12 सितंबर, हमारे शिलांग के कॉरेस्पॉन्डेंट ने वहाँ से फ़ोन किया और उन्होंने कहा, त्रिखा जी, टागला रिज में चीन का हमला हो गया है, और शायद 12 सितंबर था, और उसको हमने जो है उसको उठाया, और उसके बाद फिर जो है उसका समाचार दिया। भारत सरकार ने उस समय कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसको समाचार को वापस ले लीजिए। हमने कहा कि नहीं, हमारा संवाददाता गलत नहीं हो सकता है, और 3 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो पूर्वोत्तर ने उसको सहन किया। 20 अक्टूबर को जब जो है वो ये हुआ, तो उस समय भी जो है वो ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, इसलिए सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभावित होता है चीन की सरकार के इन दुष्प्रयासों से, तो ये पूर्वोत्तर है। और अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हम सब लोग कहते थे ये हो रहा है, ना जाने कितने हम लोगों ने आयोजन किए, कितने जो है वो सेमिनार किए, कितनी कॉन्फ्रेंसेस की इस बात को लेकर के कि ब्रह्मपुत्र को जिस प्रकार से छेड़ा जा रहा है, ये सारा जो है वो तिब्बत का जो वातावरण है उसको जिस प्रकार से जो है वो उसको बिगाड़ा जा रहा है, और उसका जो दुष्परिणाम जो है वो होने वाला है। और उस समय जो है वो चीन बार बार कहता था कि नहीं, आप ऐसा ही जो है वो कह रहे हैं। मुझे दुख है, मेरे बहुत 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 आदरणीय जो है एक पत्रकार मित्र थे, वो बार बार जो है वो ये कहते थे कि नहीं, ब्रह्मपुत्र पर तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब स्वयं जो है वो चीन ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमने ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो है वो बांध बनाए हैं, और उसका प्रभाव क्या होगा। हम कहते आ रहे थे कि चीन तिब्बत की नदियों का मुख जो है वो मोड़ रहा है, और इससे जो है वो ये सारा जो जिसको कहते हैं राइपेरियन एरिया, उसके लोग जो हैं वो एक समय जा कर के जो है प्रभावित इतने होंगे कि उनकी आजीविका, उनका जीवन, ये सारा जो है वो दुष्प्रभावित होने वाला है। और उस समय जो है वो नहीं कोई सुनने वाला था, और आज वो सारा जो है वो स्पष्ट हो गया। जिस प्रकार से तिब्बत, जिसको तीसरा पोल जो है वो कहा जाता है, केवल जो है वो तिब्बत में जो कुछ हो रहा है वो तिब्बत को प्रभावित नहीं करता है, वो तिब्बत के आसपास के इलाकों को प्रभावित नहीं करता है, वो सारे विश्व के वातावरण को प्रभावित करता है। और अभी जो है वो दिसंबर में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मैं चाहूँगा बहुत ज़ोरदार तरीके से इस बात को जो है वो लाया जाए, केंद्र में रखा जाए कि तिब्बत में जो चीन कर रहा है ये इतना बड़ा अपराध है सारी मानवता के खिलाफ। केवल भारत और चीन तिब्बत के आसपास के देशों के लिए नहीं, वो तो है ही, वहाँ से इतनी जो नदियाँ निकलती हैं वो जो है वो सबको जो है वो जीवन दान भी देती हैं, और उसके जल को रोकने से इतने सारे जो है वो देश प्रभावित होते हैं। कल भी सिक्योंग जी ने आपको बताया, हम लोग भी जो है वो जोर जोर से जो है वो ये कहते रहे हैं। इसलिए जो है वो सबसे बड़ा महत्व, सबसे ज़्यादा महत्व, इसलिए ये एक बहुत, मैं समझता हूँ, सामूहिक ये जो है वो आयोजन है कि ब्रह्मपुत्र के साथ जो कुछ जो है वो चीन ने किया, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करता है। ब्रह्मपुत्र तो असम की जीवनदायिनी है, असम ही नहीं, आसपास के सारे क्षेत्रों की जो है जीवनदायिनी है।
बांग्लादेश की भी है, ये ठीक है, और इसलिए जो है वो इसका ये प्रासंगिकता है, इसका महत्व है, इसलिए जो है वो हम यहाँ आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो 2 दिन का अधिवेशन था, ये अत्यंत सार्थक अधिवेशन रहा है। 2 दिन की जो चर्चा हुई, वो चर्चा जो है वो बहुत समृद्ध थी, वो बड़ी फोकस थी, वो बहुत जो है वो गंभीर था उसमें। और जिस प्रकार कल और आज स्थानीय जो है वो यहाँ की विभूतियों ने अपने को जो है इसके साथ जोड़ करके और हमारा मार्गदर्शन किया, उससे बड़ा स्पष्ट है कि ये सारा क्षेत्र जो है ये तिब्बत के प्रति जो है वो किस प्रकार की एक स्नेह ही नहीं, निष्ठा ही नहीं, आस्था जो है वो रखता है और अपनत्व रखता है। सबको ये कहता है ये तो अपने हैं, ये तो इस पार के हैं, बिल्कुल जो है वो हमारे पड़ोसी है। सबसे पहले जो है वो हमारा उनके साथ संबंध है। भारत के और क्षेत्रों के साथ तो जो है संबंध होता रहेगा, लेकिन सबसे पहला जो है वो यहाँ, इसलिए जो है वो हम लोग जो है। और यहाँ आने से पहले कल मैंने कहा था कि जिस प्रकार का मार्गदर्शन हमको परम पावन दलाई लामा जी से जो है उनके संदेश के रूप में मिला, संदेश तो वो देते रहते हैं, और तिब्बत समर्थकों के लिए तो जो है उनके मन में जो स्नेह है, जितना जितना उनके प्रति जो है वो उनके एक भाव है, वो सब तो जो है वो है ही। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जो है वो हम लोगों से उस समय कहा, उनकी पीड़ा जो है वो प्रकट होती थी, लेकिन पीड़ा के साथ साथ वो दृढ़ विश्वास कि हम तो सफल होकर के रहेंगे ही। और कल सिक्योंग जी ने जो ये कहा, ये तो हमको सफल होना ही है और ये होगा ही। और जिस प्रकार से जो है वो यहाँ सारे पूर्वोत्तर ने इस हमारे आयोजन के प्रति जो है वो रुचि जो है वो दिखाई है, उससे तो बहुत स्पष्ट है कि ये होगा ही। कल हमने कहा था, और ये हमारी मांग है इस सम्मेलन से, कि भारत सरकार को इस युग का सबसे बड़ा संत, भारत की सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, उसकी धरोहर, उसके लिए जितना अधिक वो कहते हैं कि भारत जो है वो गुरु है और हम जो है वो चेले हैं, लेकिन इस समय तो जो है वो, और उन्होंने ठीक ही कहा कि चेले तो हम ही अच्छे जो है वो हैं, आप तो जो है वो कहीं और भी मुख हो गए। और ये बात सच है, और इसलिए आज जो है वो उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उनके प्रति उऋण होने के लिए, यदि हम कम से कम कुछ कर सकते हैं तो फिर हम फिर से जो है वो कहना चाहेंगे कि भारत सरकार उनको भारत रत्न से जो है वो सम्मानित करे। ये उनका सम्मान नहीं है, ये भारत का सम्मान है। आज गांधी के बाद भारतीय मूल्यों को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यताओं को, भारतीय परंपराओं को, भारतीय आदर्शों को जिस प्रकार से जो है वो सारे विश्व में कोने कोने में जो है वो कोई व्यक्ति जो है वो पहुंचा रहा है, तो परंपरा दलाई लामा जी हैं, उनको क्या लेना है हमसे। लेकिन वो ये शायद वो भी जो है वो ऋण जो है वो होने की बात जो है वो सोचते हैं, लेकिन वो हमको जो है ऋणी बनाएंगे। जो सारा जो है वो हमारी धरोहर जो सांस्कृतिक थी, जो एक प्रकार से विलुप्त हो रही थी, तिब्बत में जाकर के जो है वो उसको संरक्षित किया गया और फिर उन्होंने आकर के हमको लौटा दिया। वो कहते हैं हम रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं। अरे शरण तो हमको जो है वो आपके जो है वो जाने हैं, क्योंकि आप ही जो है वो हमको विपथगामी जिस प्रकार से हम हो गए हैं, फिर से जो है वो हमको उस पथ पर लाने की चेष्टा कर रहे हैं। मुझे मालूम है, मैं 2-1 बार जो है उनको विश्वविद्यालयों में जो है वो लेकर के गया, और वहाँ पर भी जो है वो जो छात्र छात्राएं हैं उनके समक्ष भी जो है वो यही कहते थे, आपको कुछ नहीं, आप रियलाइज़ करते हैं, आप जानते हैं आप किस देश के जो है वो नागरिक हैं, इतना महान है ये भारत, और क्या क्या जो है उसकी जो है वो देन है और संस्कृति किस प्रकार से है, उस पर चलना चाहिए आपको। वो वहाँ तिब्बत के लिए नहीं कहते हैं कि तिब्बत के लिए आंदोलन करो, हमारा जो है वो साथ दो,
तो ऐसा जो परम दिव्य जो है वो विभूति है, उसके प्रति तो हम नमन करते हैं। और ये अधिवेशन विशेष रूप से जो है वो ये तो भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। और अगर कोई कठिनाई है तो कम से कम जो है वो ये गांधी पीस प्राइज़, ये प्राइज़ नहीं है, एक सम्मान है। और गांधी के नाम से अगर कोई सम्मान किसी को मिलता है, कोई व्यक्ति है जो उसके 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 लिए जो है वो योग्य है, दलाई लामा जी से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो इस मंच से इस सम्मेलन से हमने जो है वो ये मांग किया। ब्रह्मपुत्र में जो है वो जो हो रहा है, भारत सरकार को सीधा सीधा जो है वो ये लेना चाहिए, उसका ये स्टैंड लेना चाहिए, ये नहीं होने दिया जाएगा। और हमने ये विचार किया है और हमने जो है वो निर्णय किया है कि आने वाले दिनों में भारत और आसपास के उन सारे देशों के लोगों को एकत्र करके और चीन के पठार पर जिस प्रकार से जो है वो वातावरण को विनष्ट करने का उपक्रम किया जा रहा है, उसको समाप्त कराने के लिए, उसका विरोध के लिए एक सबको जो है इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो है वो करेंगे हम लोग। और साथ में सारे देश में एक जागरूकता जो है वो पैदा करेंगे और लोगों को जो है सचेत करेंगे कि जो हो रहा है उसका जो है वो विरोध किया जाए और भारत सरकार भी जो है उसको ये ले। मैं समझता हूँ भारत सरकार को भी ये जो दिसंबर में वो जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन होने वाला है, पेरिस सम्मेलन में, उसमें जो है वो तिब्बत को फोकस करके और वो बात जो है वो कहनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि तिब्बत की निर्वासित सरकार अपनी तरह से उस सम्मेलन में जो है वो इस बात को जो है वो किसी तरह से स्वयं भी शायद उठाएगी और लोगों के माध्यम से जो है उठाएगी। और ये अवसर है कि जो केवल ये जलवायु परिवर्तन का ही नहीं है, उससे जो है वो तिब्बत क्या है, तिब्बत की क्या समस्या है, तिब्बत के साथ क्या क्या हो रहा है, कितना अन्याय, कितना अत्याचार, कितना अनाचार, किस प्रकार से जो है वो दलित दमन जो है वो किया जा रहा है और किस प्रकार मानवाधिकारों का जो है वो हनन हो रहा है, एक पूरी की पूरी नस्ल को जो है वो समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो जेनोसाइड है इसके भी खिलाफ जो है वो एक वातावरण जो है बने। हम तिब्बत समर्थक जो है अपने इस दायित्व को समझते हैं और मैं समझता हूँ अब तक जो कुछ भी हम थोड़ा बहुत कर सके हैं उसको जो है वो और तेज़ी से और गति के साथ जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे और इस संकल्प के साथ जो है वो हम यहाँ से जो है वो जाएंगे। इस सम्मेलन में जो है वो कई नए आयाम जो है वो कवर किए जा रहे हैं और इसलिए अगले जो 3 वर्ष होने वाले हैं बड़े चुनौती भरे जो है वर्ष होंगे। हम उस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार होते हैं तो जो है वो हम समझते हैं तब उस लक्ष्य को जो है वो प्राप्त करेंगे हम, जो जिसे लेकर के जो है वो हम आगे चल रहे हैं। इस अधिवेशन में हमने अपना जो एक कार्य करने का जो फ्रेमवर्क है वो अपनाया। वो पहली बार जो है इतने वर्षों से जो चल रहा है, लेकिन हम उसके बगैर भी काम कर रहे थे और उसमें कभी जो है कोई अड़चन नहीं आई, इसलिए कि हम कार्य कोई जो है वो औपचारिकता के रूप में नहीं करते। ये तो स्वयं स्वीकृत जो है वो ये कार्य है जो हम करते हैं। ये किसी जो है वो किसी प्रलोभन में जो है वो ये नहीं करते हैं। ये तो जो है ये कार्य हमको करना ही चाहिए और इसलिए जो है वो हम कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार जो है वो ये बात कहता हूँ, तिब्बत का सवाल तिब्बतियों का सवाल नहीं है। तिब्बत की समस्या डिकिला की समस्या नहीं है, दागपो जी की समस्या नहीं है। तिब्बत की समस्या भारत की समस्या है, हम भारतीयों की समस्या है। तिब्बत जब तक जो है वो आज़ाद था तब तक हम सुख चैन की नींद सोते थे और जब से जो है वो तिब्बत में चीन का प्रवेश हुआ तब से जो है वो हमारी नींद खत्म हो गई और हर प्रकार के जो है वो संकटों से हम जो है वो जूझ रहे हैं।
और इसलिए जो है वो हमारा प्रश्न है, हमारी सुरक्षा का प्रश्न है, हमारे भविष्य का प्रश्न है, और हर तरह से जो है वो हम प्रभावित होते हैं। और इसलिए जो है वो अगर तिब्बत आज़ाद होगा, तिब्बत में स्वायत्त शासी सरकार होगी, आज़ाद नहीं भी होता है तो भी स्वायत्त शासी सरकार भी अगर हो तो ये जो है वो ये शांति का क्षेत्र होगा। शांति का क्षेत्र होगा तो फिर जो है विकास की जो है वो बाहर बढ़ेगी। और इसलिए जो है वो ये हमारे हित में है। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो ये है कि हम हमेशा मानवाधिकार के लिए जो है वो हर समय जो है वो खड़े रहे हैं। और ये हमारा इतिहास बहुत लंबा है। अभी किसी ने पारसियों की जो है वो बात कही है, नहीं, जो है वो यहाँ आया उत्क्रांत होकर के, पीड़ित होकर के, उनकी जो है वो, क्योंकि मानवता का जो है वो हमने विश्व में भी जो है संदेश दिया और स्वयं उसको आत्मसात किया, और इसलिए जो है वो ये है। तो हर तरह से जो है वो हम तिब्बत जो है उसको, और तिब्बत और हमारे बीच में तो कोई अंतर है ही नहीं। हमने कभी जो है वो इसको अलग नहीं समझा। ये तो दो शरीर ज़रूर हैं लेकिन एक आत्मा है, और हर प्रकार से है, केवल जो है वो कहने से नहीं है। हमने तो कभी जो है वो महसूस ही नहीं किया। एक आत्मभाव, एक जो है वो शरीर, दो शरीर भले ही हों, एक आत्मा। तो इस प्रकार से जो है वो ये तिब्बत। लेकिन तिब्बत जो है वो तिब्बतियों के लिए चुनौती नहीं है, हमारे लिए जो है चुनौती है। इसलिए जो है वो हमको अपना ये जो आंदोलन है, ये तिब्बत मुक्ति साधना का जो कार्य है, जो हम लोग इसको और तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और संकल्प के साथ, संकल्प में कमी तो नहीं है, लेकिन और दृढ़ता के साथ, और नए जो है वो उपायों के साथ। और इसलिए हमने ये कहा कि अब तिब्बत के इस आंदोलन में जो एक नई विधा है संचार की, अर्थात न्यू मीडिया, अर्थात सोशल मीडिया, उसमें भी जो है वो हम लोग उसका प्रयोग करके और इस आंदोलन को और तेज़ी से जो है वो बढ़ाएंगे, विशेष रूप से युवा वर्ग को जो है एकत्र करने के लिए। आप लोगों की इतनी उम्र हो गई, इतने वर्षों से जो है वो लगे हुए हैं, आपने बहुत कर लिया, लेकिन उनको करने की आवश्यकता है। इसलिए उनको जो है वो सचेत करने का यहाँ से जो है वो व्रत लेकर के हम जाएंगे और उसको किया जाएगा। आपने अनेक जो है वो अन्य जो है वो निर्णय लिए। कल हमें जो उद्बोधन सुनने को मिला सिक्योंग जी से, मैं समझता हूँ इतना प्रेरक था। एक युवा प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जो है वो आह्वान किया सबका, और जिस प्रकार से एक अथाह उत्साह और विश्वास और संकल्प और दृढ़ता के भाव जो है उन्होंने उसमें जो है व्यक्त किया, मैं समझता हूँ कि अगर पहले वो लक्ष्य दूर था तो लक्ष्य और जो है वो बहुत बहुत जो है वो करीब आ गया है। और ये बात जो है उन्होंने कही, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मुझे मालूम है, मैं एक संस्था का अध्यक्ष था 1989 में। हमने दिल्ली में एक बड़ा सेमिनार किया, और उस समय सेमिनार का विषय क्या था? विषय यही था, रूस में जो परिवर्तन, पूर्वी यूरोप में जो परिवर्तन हो रहे थे उसके बारे में लोग कहते थे, क्या सचमुच जो है वो कोई परिवर्तन हो सकता है? हमने उस समय JNU के वाइस चांसलर को बुलाया था, और आप समझते होंगे JNU का वाइस चांसलर क्या विचार रखता होगा। जानबूझ करके बुलाया था, और उन्होंने कहा ये कभी हो नहीं सकता है। और भी लोग थे बड़े विद्वान, उन्होंने भी कहा कोई हो नहीं सकता है। उनमें से एक विद्वान थे जो बाद में जाकर के एक उपराज्यपाल बने। उन्होंने कहा कि इसके अंदर से इतनी आवाज़ें उठ रही हैं जो ज्वालामुखी तरह से जो है वो भड़केंगी, और ये तहस नहस जो है वो कर देंगी सोवियत यूनियन को। और यकीन मानिए उसके 3 महीने के अंदर जो है वो सोवियत रशिया 15 हिस्सों में जो है वो बढ़ गया। विश्वास नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है, ये अद्भुत नहीं है। ऐसी स्थितियां हैं, और ऐसी स्थितियां जो है वो चीन में भी उपस्थित हो रही हैं।
अरे जो अच्छा उद्देश्य होता है उसके साथ स्वयं जो है वो भगवान केवल प्रतीक्षा करवाता है आपको और फिर जो है वो हो जाता है। ऐसा ही तिब्बत के साथ भी होने वाला है, मेरा पूरा विश्वास है। हो सकता है मैं जो है वो, हालांकि इच्छा है कि स्वयं जो है वो देखें, मैं नहीं देख पाऊंगा तो आप लोग तो देखेंगे ही, ऐसा होने ही वाला है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, केवल हमको जो है वो उसमें जिस संकल्प के साथ, जिस विश्वास के साथ हम लगे हुए हैं उसको जो है वो और अधिक दृढ़ करते हुए आगे जो बढ़ाएंगे। मैंने परम पावन दलाई लामा जी के उस संदेश की बात कही है, उसके अंदर से भी वही ध्वनि जो है वो निकली। इतने जो है वो सीधे तो नहीं कहते हैं, सीधे राजनीति में जो है वो ये नहीं, लेकिन उन्होंने भी जो है वही बात कही। और उन्होंने जो सबसे अच्छी जो बात कही वो ये थी कि तिब्बत में जो तिब्बती हैं उनके डिटर्मिनेशन में कहीं कोई जो है वो कमी जो है वो नहीं आई। और अगर उनकी डिटर्मिनेशन जो है उस प्रकार से बनी रहेगी तो फिर कौन रोक सकता है उनको आज़ाद होने में, स्वायत्त शासी होने में। और इसलिए ये तो होगा ही। मित्रों, मैं आपके प्रति मैं सचमुच भाव विभूत हूँ कि आपने मुझ में विश्वास किया, मुझे सम्मान दिया, इतने दिनों तक जो है वो मुझे सहा भी, और न चाहते हुए भी मुझे ये सारा जो है वो स्वीकार करना पड़ा। लेकिन आज भी जो है वो ये मैं कहना चाहूँगा कि जीवन की अंतिम सांस तक तिब्बत के लिए जो है जो भी कर सकूँगा वो करता रहूँगा। मैं एक साधारण तिब्बत समर्थक के रूप में रहूँगा, आपके साथ हर समय रहूँगा। जब तक मेरा शरीर जो है वो मेरे साथ देगा तब तक जो है वो रहूँगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ दिखिला कि हम भारतीय तब तक जो है वो चैन से नहीं रहेंगे जब तक हम आपको आज़ाद हुआ नहीं देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आदरणीय तिरखा साहब के शब्दों पे आपने ध्यान दिया होगा, मुझे अच्छी तरह से याद है जिस समय कोर ग्रुप का निर्माण हुआ था। आज आप सबने जिस तरह से 1 महीने के लिए उनसे हाँ कराई है, मुझे जानकारी है अच्छी तरह से। निर्माण होते समय भी तिरखा साहब बड़े व्यस्त उस समय भी थे, लेकिन कुछ जो फाउंडर लोग थे उन सब ने अधिकार के स्वरूप उन्हें जिम्मेवारी दी थी। और ये जो कोर ग्रुप का आज तक का स्वर्णिम काल गुजरा है, आज कोर ग्रुप जिस स्थिति में आई है, मुझे 2-3 तो मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं, नेशनल, चाहे गया की कॉन्फ्रेंस है, चंडीगढ़ की कॉन्फ्रेंस रही हो, दिल्ली की कॉन्फ्रेंस रही हो, धर्मशाला की कॉन्फ्रेंस रही हो, वो मैंने अटेंड की। जितने व्यवस्थित बढ़िया तरीके से अब तक का कार्यकाल रहा है, उनका आशीर्वाद इस कोर ग्रुप को हमेशा मिलेगा, वो अभी कह करके गए हैं। और ये हमारा अधिकार भी है। उन्होंने स्वस्थ रहते हुए, अस्वस्थ रहते हुए, पारिवारिक परिस्थितियों से जूझते हुए, और शायद जिस तरह की परिस्थितियों में उन्होंने कोर ग्रुप के लिए काम किया, मैं समझता हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं जितना जानता हूं, ऐसा हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने कोर ग्रुप के काम को कभी किसी भी प्रकार से ढिलाई नहीं आने दी। मैं आज तक का जो कोर ग्रुप का कार्यकाल रहा है, ऐसा निर्णय लिया गया है कि आदरणीय प्रोफेसर, वरिष्ठ पत्रकार, उनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। पत्रकारिता
को नई दिशा देने में रिपोर्टिंग किस तरह से हो, ऐसी प्रथम किताब त्रिखा साहब ने लिखी थी पत्रकारों के लिए, जो बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुई। ना जाने किन किन क्षेत्रों में त्रिखा साहब ने काम किया है। मैं चाहूंगा कि उनके इस कार्यकाल और उनके अपने जुड़ाव, अपने डिवोशन के लिए आदरणीय तिब्बती सरकार की मंत्री मैडम डिक्की छोयांग जी से कि वो आदरणीय त्रिखा साहब का सम्मान करें। और मेरा ये कार्य ऐसे हो गए हैं, कभी भुलाए नहीं कि खड़े होकर मेरा सभी से निवेदन है, हम सब की तरफ से त्रिखा साहब के जो ये चलाई हुई मुहिम है, ये हमें पूरी तरह से आगे लेकर जाएगी उनके मार्गदर्शन के साथ। इसी के साथ तिब्बत के मुहिम से जुड़े हुए एक बड़े वरिष्ठ हमारे भारत तिब्बत सहयोग मंच के वरिष्ठ संरक्षक, धर्म संस्कृति संगम, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, हिमालय परिवार, ऐसे बहुत सारे संगठनों के साथ बड़े विनोद प्रिय, बड़े विद्वान माननीय इंद्रेश जी का शुभ संदेश हमारी इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के लिए आया है। मैं उनके शब्दों को आप तक पहुंचाने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो मैं उनके शब्द, उनका संदेश आप लोगों तक माननीय इंद्रेश जी का आप तक पहुंचा रहा हूं। नई दिल्ली से परम बंधुवर सप्रेम नमस्कार। तिब्बत समर्थक समूह एवं कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं कि हम आप सभी अपने मिशन में सफल हों, सभी स्वस्थ व सक्रिय रहें, तिब्बत को उसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसके लिए व्यापक जन जागरण को अधिक प्रभावी बनाने के साथ साथ एक उच्च कोटीय समूह भी बनाना चाहिए जो चीन पर दबाव अथवा प्रभाव बनाए, जिससे चीन यह स्वीकार करे कि उसे तिब्बत समस्या समाधान के लिए तिब्बती प्रशासन व विस्थापित सरकार से वार्ता करनी चाहिए। चीन पारदर्शिता दिखाते हुए पंचेन लामा के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा अपनी ओर से नए दलाई लामा को खोजने व घोषित करने के अनैतिक कार्य को ना करे। तिब्बतियों के आत्म बलिदान के भाव को चीन समझे आज विस्तारवाद नहीं, समन्वयवाद, सम्मानवाद का युग है और होना चाहिए। चीन इसका प्रतीक बनकर उभरे। चीन हिमालयन नदियों के जल का स्वामी न बने, बल्कि प्राकृतिक रूप से जल को सार्वजनिक कल्याण हेतु उपयोग होने दे। चीन के भीतर उभरते रोष सिकियोंग, तैमूर, कंपूचिया, तिब्बत, ताइवान आदि देशों को कुचलने की बजाय शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकाले। पूर्व निर्धारित आरएसएस की अति महत्वपूर्ण बैठक के कारण मैं प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं रह सकता, परंतु निवेदन है कि प्रभावी व सक्रिय योजना बना उसे साकार करें। अत्यधिक आध्यात्मिक व धार्मिक रूप से तप को भी बढ़ाना चाहिए, फल मिलेगा। इस विश्वास से कार्य में जुटें। सभी को दिल से नमस्कार। इंद्रेश कुमार जी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और निर्वासित तिब्बती सरकार के एक्टिव मिनिस्टर मैडम डिक्की छोयांग जी से कि वो आएं और हमारे इस 2 दिन के कॉन्फ्रेंस को संबोधित।
Dr. Palji, Ajay Dutta ji, Trika ji, Krimi ji, Mishra ji, distinguished conference participants, I'm delighted to be able to join you for this 5th All India Tibet Support Group Conference. Although I must say, I'm a little bit sad that this is the last time I get to share this stage with Dr. Tika ji, a very long-time friend of Tibet, but I still am very happy that we were able to work together for 4 years. So I thank you for all your years of service to the Tibetan people. Some of you have traveled very far to attend this conference. Yesterday, Dr. Sangye, and this morning, my colleague, Mr. Dakpo, gave a very good summary of the political issues. So I thought I could perhaps elaborate today on a slightly different angle. As you know, the connection between India and Tibet dates back to over 2,000 years. They say that Tibetan and Indian culture are like two branches of the same Bodhi tree. It's the Tibetan script that's derived from the Devanagari Gupta script. We also often refer to also the Nalanda tradition of Tibetan Buddhism that Tibetans have adopted. But there's also a third aspect that I think will be of great interest to all of you, which is the portion of classical Indic culture that has also been incorporated into Tibetan heritage. I don't know how many of you know that Tibetan poetry is based on the Kavyadash, or that we have treatises on civility and norms of conduct that are based on the Niti Shastra. Thirdly, our treatises on music are based on the Natya Shastra. So, as you can see, this long-standing, deep-rooted ties, friendship, partnership is very deep and covers so many dimensions. Even in the Buddhist scriptures, the Buddhist manuscripts that we see in today's monastery, in every manuscript, the first page is a colophon. There's always two names, a historical partnership. The two names are always the Indian teacher, the Pandita, who gave the teachings, and the second name is the Tibetan translator who translated his work from Sanskrit to Tibetan Buddhism. I don't need to elaborate on the Indian teachers who traveled very long distances centuries ago to come to Tibet, people like Chandarakshita, Atisha, Nagarjuna. In Tibetan literature, we refer to Aryavarta as Pabeyu. Pabeyu is, in English, it's called the land of the noble ones. If you take, for example, the Ramayana, Mahabharata, some of the earliest translation into a foreign language were translated into Tibetan back in the 8th century. And how we discovered this is in the remnants that we found in the Dunhua caves in what is now known as Gansu province in China, which was a very important site during the Silk Road. So, you see, with this shared heritage, shared future,
what we would say in Hindi, Samuhik Virasat, Samuhik Sanskriti. When in 1959, China invaded Tibet, for Tibetans, it was a very natural choice to turn south again towards India. It's a natural attachment to India. It's a natural reverence that we've always had for India, land of the noble ones. And I think this is very important to share with you so that you understand how Tibetans see India. There's a part of Indic classical culture that lives through Tibetan culture still today. Dr. Senge and my colleague elaborated on the current situation today, so I want to say a little bit today about the environment. Dr. Tikaji spoke about it, a few people mentioned it, but I want to go a little bit deeper and more detailed about this issue today. On October 20th of this month, just a few weeks back, we launched a campaign called Tibet Climate Action for the Roof of the World. During this campaign, His Holiness the Dalai Lama recorded a special video message in which he said, "This blue planet is our only home, and Tibet is the roof of that home." This campaign was launched because in December, November 30th to December 11th, in Paris, there's going to be a very important conference on the environment, on climate change, where world leaders like President Obama, Xi Jinping, will be present to try to reach an agreement on climate change. And we wanted to highlight the issues on the Tibetan Plateau that have a global impact and share that with the rest of the world, share that with India, and especially people of the Northeast who are directly affected by several of these issues, such as the erosion of permafrost, and also the drying up the rivers and the damming of the rivers and the melting of the glaciers. In the development of the materials for this meeting, we included a 10-point call to action. And the call to action is addressed to 3 parties. And I'm going to go briefly over that with you so that you have an idea of what it is that we're asking. So, of course, the first party to whom we are asking a call to action is the United Nations, because COP21 is organized by the United Nations Framework for Convention on Climate Change. So we're asking world leaders to, first of all, after they have this meeting in Paris, to have a very strong climate change agreement. Secondly, to recognize the global significance of the Tibetan Plateau. The glaciers in Tibet, the water tower, feed almost a quarter of the world's population. The Brahmaputra that flows through Guwahati comes from the Tibetan Plateau. And then thirdly, climate change research on the Tibetan Plateau, because we need to have more scientific data on what is going on the Tibetan Plateau and what are the implications for all the downstream countries and the rest of the world. The second party is the Chinese government. I don't know how many of you are aware that in 2015, the Chinese government adopted an environmental protection law. So we're asking the Chinese government to implement this law fairly and rigorously. Secondly, we're asking them to conduct socially and sustainable, responsible mining, because there are several mining projects in Tibet that have very long-term implication for both the ecological system and also for the local community. Thirdly, the traditional knowledge and way of life.
In Tibet now, we count at least 2 million nomads who have been resettled from their grassland into permanent houses without any proper long-term planning as to how they will earn a living, no proper education and health facilities. The problem that we see now on the grasslands is not a problem caused by Tibetan nomads. And we want to remind the Chinese government that the Tibetan nomads are the natural stewards of the grassland, that we've been taking care of the Tibetan plateau for generations and centuries, and that they can be part of the solution for the environmental issues. And lastly, to the Chinese government, in the last few years, we've seen in several rural areas where the towns are being developed into larger cities, airports are being built, more and more tourists go onto the Tibetan plateau. And the ecological system of the Tibetan plateau is very fragile, and we don't want the mistakes that were made in the inland Chinese cities where they polluted the air and contaminated the water to be repeated on the Tibetan plateau. We also don't want an influx of volume of tourists that is exceeding the carrying capacity of the local ecological system. And the third party to whom we're making a call to action, and this is where you come into play, is to the international community and the government. It takes intergovernmental engagement. China will not change the way it manages the environment on the Tibetan plateau unless there is pressure from different governments throughout the world, not just the neighboring governments. Secondly, neighboring downstream countries. The water source for India, Bangladesh, Thailand, Pakistan all flow from the Tibetan plateau. By reducing the volume of water that flows downstream, it is affecting your livelihood, your way of life, and will have an impact that will affect millions. And then the global citizen action for Tibet's environment. We need people who live in free countries to tell your MLAs, to tell your MPs that you are concerned about what is going on the Tibetan plateau. We need NGOs, environmental NGOs, to raise the issue of the environmental problem on the Tibetan plateau because it's affecting all of us. So these are the 10-point call to action that we're submitted for through our campaign. And if you, in all of your kits, I noticed that this 10-point call to action has been included. And at the back, there is the website where you can see the message from His Holiness and the call to action. On November 29th, thousands of people will be marching in Paris for what we call the People's Climate March, to express their support for climate action. And we're calling upon everybody to join marches in your local country. We know that there's one in Canada, in Australia, so join your local marches and highlight the issue of climate change and the climate change on the Tibetan plateau. After this meeting, some of you, most of you, are all going back to your respective communities. And what I just mentioned is on a bigger scale, but there are certain things that you can do locally, and I hope you bear some of these actions in mind until your next meeting, which hopefully will be in 3 years' time. And simple gestures like outreach to high school students, because 65% of India today is below the age of 35. China is planning long-term, and India needs to be ready. And in order to be ready to face the challenges that come from having a very assertive neighbor like China, is to prepare the next generation. And this is where we really want your support, is to reach out to high school students, college students in your area. When your community has melas and festivals, have a booth
on Tibet, talk about the historical relationship between India and Tibet, because most Indians know about Dalai Lama Ji, but most Indians don't know why Tibetans are in India, what brought us here in the first place. And then also local media. There are hundreds of local media in India. We can't reach all of them. You can reach your local media in your local dialect. Please make sure that they talk about Tibet, the issues that touch India. And then if you live near a Tibetan community, I hope that the two communities join together and celebrate important Indian holidays such as 15 August, 26 January, Gandhi Jayanti, His Holiness's birthday, Tibetan New Year, and March 10th. So I want to conclude on this, and I'm very pleased that this meeting is taking place in Guwahati, in Assam. In all our papers, we always talk about the rivers, Brahmaputra, and today I get a chance to go on the shores of the Brahmaputra, touch the water of the Brahmaputra that flows from the Tibetan plateau. So thank you for your support. Jai Bharat, Jai Tibet, Jai Jagat. थैंक यू मैम। निश्चित रूप से पवित्र भूमि ये है कि जो तिब्बत से नदियां चल के यहाँ आ रही हैं। अभी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत जब होती है, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, अपनी यात्रा की व्यवस्था हम लोगों ने महीने भर पहले की होगी, किसी ने 2 महीने पहले रिजर्वेशन कराया होगा, लेकिन जो इन सब व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, जिन्होंने यहाँ आपके रहने की, आपकी सारी व्यवस्था जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने की है, मैं निवेदन करूंगा निर्वासित तिब्बती सरकार की माननीय मंत्री डी.के. छोयांग जी से कि जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके माननीय खिरमे साहब, जिनके दिशा निर्देश में ये सारा कार्यक्रम चल रहा था, उनका सम्मान करें। मैं चाहूँगा कि त्रिखा साहब भी खड़े हो जाएं साथ में। मेरा निवेदन है, आपका आशीर्वाद। मैं चाहूँगा माननीय हमारे रीजनल कन्वीनर सुरेंद्र कुमार जी से निवेदन करूँगा कि वो मंच पे आ जाएं, उनका भी सम्मान। माननीय सुरेंद्र कुमार जी, माननीय जे.पी. उर्स साहब, माननीय सोनम जी, जिनका रात बड़ा आनंद हम लोगों ने लिया। तालियों के साथ सोनम जी का रात का कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा हो तो। मैं अरविंद निकोसे जी, जो हमारे ये सभी रीजनल कन्वीनर हैं, बिना इनकी मेहनत के ये कार्यक्रम सफल होने वाला नहीं था। आज का अरविंद निकोसे जो हमारे वर्धा महाराष्ट्र से हैं, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अभी आप लोग के पास तिब्बत देश पहुंचता होगा, कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम चरण में है। आप लोगों ने तिब्बत देश जो हमारा पत्रक एक निकलता है, उसके हमारे एडिटोरियल एडवाइजर हैं प्रोफेसर श्यामनाथ जी, जो हमें सूचनाएं जो हमें मिलती हैं तिब्बत से संबंधित कार्यों की, उसके एडिटोरियल एडवाइजर हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रोफेसर श्यामनाथ जी से, एडिटोरियल एडवाइजर तिब्बत देश, आज के वोट ऑफ थैंक्स के लिए। धन्यवाद सर। अभी यहाँ के कार्यक्रम का समापन हम लोग करेंगे भारत और तिब्बत के राष्ट्रगान के साथ, उसके बाद फोटोग्राफी होनी है।
तो धन्यवाद ज्ञापन के बाद भी हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे। हम लोग जो इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम 2 रोज से कर रहे हैं, निश्चित रूप से परम पावन दलाई लामा जी की कृपा रही है हमारे ऊपर, उनका आशीर्वाद रहा है, तभी हम इतने अच्छे कार्यक्रम कर पाए हैं। इसके लिए धन्यवाद देने की बात नहीं है, हम आप सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं, हृदय से उनके प्रति आभारी हैं। कल ही आपने देखा कि तिब्बत सरकार के जो प्रधानमंत्री सिक्योंग डॉक्टर लोब्जंग संगे जी खूब चाहते होंगे यहाँ रहना, चाहकर भी नहीं रह पाए, काफ़ी व्यस्त रहे होंगे। इतने व्यस्त में से भी समय में से भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, यहाँ पर वे आए। डॉक्टर लोब्जंग संगे जी के प्रति भी हम हृदय से आभारी हैं। हमारे कई मित्र हैं ITCO के, जिग्मे जी हैं, तेंजिन पालजोर जी हैं, कई मित्र हैं। यहाँ से ज़्यादा वे दिल्ली में भी परेशान रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। यहाँ भी आपने देखा होगा बहुत अच्छी टीम है ITCO की जो पूरा आयोजन कर रही है, उसके प्रति हम हृदय से आभारी हैं। तिब्बती प्रशासन के हमारी कई मंत्री हैं, कुछ तो यहाँ पर मंच पर भी हैं, डिकी जी मैडम मंच पर भी हैं, छोयांग जी, और भी कई मंत्री यहाँ पर हैं, सचिव हैं, हम उनके प्रति भी आभारी हैं। हमारे कई तिब्बतन सेटलमेंट्स ऑफिसर यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी जगह से भी काफ़ी इसमें योगदान किया है, वे भी हमारी ओर से धन्यवाद के पात्र नहीं हैं, बिल्कुल हम तो उनके प्रति आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। यह पूरा का पूरा कार्यक्रम जहां हम लोग कर रहे हैं जिला पुस्तकालय का सभागार है। निश्चित रूप से प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है। यहाँ पुलिस वालों को यहाँ पर आप बार बार देख रहे होंगे, प्रशासन का हर तबका हमारे लिए सुख सुविधा जुटाने में लगा हुआ है, हमारा सम्मान करने में लगा हुआ है। हम प्रशासन का के प्रति हृदय से आभारी हैं। बहुत आनंद आता है जो कुछ हम यहाँ पर करते हैं, जब वे बातें अखबारों में आ जाती हैं, रेडियो टीवी मीडिया में आ जाती हैं। मीडिया के हमारे मित्रों का बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है कि इस विषय को उन्होंने जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। हम तो यहाँ पर देख रहे हैं, जो यहाँ नहीं आए उन तक भी हमारी बातों को उन्होंने पहुँचाया है। मीडिया के प्रति हम हृदय से आभारी हैं। खूब आनंद आया कल जब सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किए गए। कई बार हम ताली बजाना भूल जाते थे, देखते ही रह जाते थे, कार्यक्रम समाप्त और हम देखने में लगे रहते थे। इतना अच्छा कार्यक्रम देखने को मिला। भाषा भले समझ में नहीं आ रही हो, भाव हम सबको थिरकने को मजबूर करता था। तो गुवाहाटी के कलाकारों के प्रति, कालिम्पोंग के कलाकारों के प्रति हम तो इतने आभारी हैं, चाहेंगे बार बार उन्हें देखने का हमको मौका मिले। इतने अच्छे कलाकार, भाषा समझ में नहीं आ रही थी मुझे, कुछ भाव समझ रहा था। खूब अच्छा इंतजाम यहाँ पर किया गया हमारे लिए, खाने का रहने का असुविधा नहीं हुई होगी। पहले दिन बात आई थी कि नॉर्थ ईस्ट का विकास कम हुआ है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर इंतजाम करने में मित्रों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मुझे लगता है पूरी सुविधा हमारे लिए थी। एक तो गुवाहाटी उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर यहाँ पर हमारे लिए इंतजाम किया गया। कल कैंडल मार्च की भी अच्छी व्यवस्था हुई। मुझे लगा कि लोग देखेंगे नहीं, लेकिन गाड़ी से जो लोग जा रहे थे, कार से, जीप से जो लोग जा रहे थे, बसों से जा रहे थे, उनकी नज़र जा रही थी हमारी ओर कि भाई ये सब कैंडल लेकर क्यों जा रहे हैं शाम में, क्योंकि ऐसा मार्च तो रोज़ निकलता नहीं होगा गुवाहाटी में कभी भी। तो कैंडल मार्च भी हमने काफ़ी सोच समझ कर अच्छी तरह किया। जिन मित्रों ने योजना बनाई हम उनको धन्यवाद देते हैं। कैंडल मार्च के पहले हमने दिन में ग्रुप डिस्कशन किया और ग्रुप डिस्कशन में सब ने इस तरह से अपने विचार रखे जैसे तिब्बत का मसला तिब्बत का है ही नहीं, सिर्फ भारत का ही मसला है। क्योंकि ये जो हमने ग्रुप बनाए हैं तिब्बत सपोर्ट ग्रुप, ये सारे के सारे भारतीय संगठन हैं जो तिब्बत के मित्रों के साथ जुड़ करके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन की योजना बनाने के लिए और जो लोग उसमें शामिल हुए उनके प्रति भी हम हृदय से आभारी हैं। सभी प्रमुख संगठन यहाँ पर आए हुए हैं, जो नहीं आ पाए उन्हें भी उतनी ही चिंता है। माननीय इंद्रेश जी यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, संदेश अपना भेज दिया। कई लोग यहाँ पर आए, समय नहीं मिला, समय कम रहा, यहाँ से जाने को मजबूर हुए। डॉक्टर आनंद कुमार जी नहीं रुके यहाँ, विजय क्रांति जी नहीं रुके, हम उनके प्रति भी हृदय से आभारी हैं। अपने कई मित्र जब कई दिनों से दिन रात जब लगे रहते हैं तब इतना भव्य आयोजन हो पाता है। और भाई सोनम लुंडुप जी ने बताया कि सिर्फ गुवाहाटी के नहीं, अपने शिलांग के भी मित्र
सिर्फ आर्थिक रूप से मदद नहीं कर रहे थे, 3 महीने से इस व्यवस्था में लगे हुए थे। 3 महीने तक अपने कारोबार को छोड़कर और इस व्यवस्था में लगे रहना मामूली बात नहीं है। अब तो यही प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि हम भी कोई अगला कार्यक्रम कहीं और करें, इसी तरह 3 महीना 4 महीना तक लगे रहें। वे हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे लिए बधाई के पात्र हैं, जो 3-3, 4-4 महीने से यहाँ पर लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में गुवाहाटी के क्षेत्रीय संयोजन समिति, कुछ तो देखने में लगा कि कुछ मित्रों को हम लोगों ने अभी सम्मानित किया, वे तो कुछ ही मित्र अपने हैं, कई मित्र अपने हैं जो इस समय भी लगे होंगे कहीं ना कहीं व्यवस्था में, वे मंच तक नहीं आ पाए, पंडाल में नहीं आ पाए। वैसे सारे मित्रों के प्रति भी हृदय से आभार। एक बात और भी बड़ी अच्छी आई कि टेंट की व्यवस्था भी अपनी अच्छी रही है। यहाँ पर संजय जी उसके हैं, टेंट व्यवस्था वाले को भी विशेष रूप से आभार। टेंट और भोजन भी, जी, टेंट और भोजन दोनों के प्रति। भोजन है कि व्यवस्था कम हो तो भाषण में मन नहीं लगता, भ्रमण का मजा भी किरकिरा हो जाता है। बहुत आनंद आ गया। आदरणीय नटवर ठक्कर जी, जिनका नाम हम आप कभी कभार कई लोग सुने होंगे, बाहर में देखने का शायद सौभाग्य नहीं मिला होगा, सामने सुनने का सौभाग्य मिला, उनके आशीर्वचन हमने सुने। आदरणीय धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती जी, पत्रकार महोदय, वरिष्ठ पत्रकार, और उन्होंने कितना बढ़िया उद्बोधन किया, उनके विचार को सुना हमने। यह हमारी उपलब्धि रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि इस सम्मेलन की, कितने दिग्गजों के विचार हमने सुने, उनके प्रति हृदय से आभार। आदरणीय अजय दत्त जी अभी अभी गए हैं, वे अपने विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय, लगा ही नहीं कि वे पूरे रचे बसे नहीं है इस विषय से, पूरी तरह से तह में जा करके पूरी चर्चा की। और इस तरह से अजय दत्त जी ने भी हमारी हौसला अफजाई की है, हमारा मनोबल बढ़ाया है। ऐसे मनोबल बढ़ाने वाले लोगों के प्रति हृदय से आभार। इसी कड़ी में डॉक्टर नंदकिशोर त्रिखा जी का कल मैंने भी जब सुना कि थोड़ा अवकाश ग्रहण जैसा करने का मूड इनका हो गया है, तो मन में निराशा हुई। लग भी रहा था कि ये तो निर्णय लेना ही है कभी न कभी, लेकिन फिर भी थोड़ी मन में निराशा थी। आज खुशी है कि उन्होंने हम सब की बात मान ली, थोड़े दिन के लिए ही सही, कुछ दिन और हमारा आपका मार्गदर्शन करेंगे। हम उनके प्रति हृदय से आभारी हैं, डॉक्टर नंदकिशोर त्रिखा जी के प्रति। और हम लोगों की मंत्री डिकी छुयांग जी, जो भी हमारा आपका सबका सम्मान कर रही थी यहाँ पर, और तिब्बत सरकार में है, इन्फॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की जिम्मेदारी है जिनके ऊपर, तो उन्होंने भी समय निकाला। काफ़ी व्यस्त हैं ये सारे लोग, सिक्यों के उदाहरण से आपको पता लग गया होगा, डॉक्टर लोबजंग सोंगे जी से, या और भी व्यस्त लोग, उन्होंने भी काफ़ी समय निकाला, यहाँ पर उपस्थित रहीं। तो ऐसे इनके प्रति भी हृदय से आभार। एक समस्या होती है कि कोई संगठन जब बहुत बड़ा हो जाता है, उसके साथ कई संगठन, कई व्यक्ति जुड़ जाते हैं, लोगों को याद करना मुश्किल हो जाता है, नाम ही याद नहीं आते, किसे छोड़ें किसे याद करें। मेरे साथ भी समस्या रही थी। हो सकता है बहुतों को मैं भूल गया हूँ, कुछ लोगों को याद कर लिया, जिन्हें भूला उन सब के प्रति भी हृदय से आभार। सबके प्रति नमस्कार। हो गया ना सर, आपकी तरफ से हो गया, थैंक यू। तो मित्रों, यही हमारा आज का 2 दिवसीय सम्मेलन 5वां अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक समूह का समाप्त होता है। इसके पूर्व आप लोग समूह चित्र के लिए जाएं, जो भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप एक एक करके वहाँ से आइए, और हम आपको हमारे माननीय डिकी छुयांग जी से आपको खता भेंट करेंगे। फिर आप खता को लेते हुए जो हमारा ये प्रवेश द्वार है वहाँ पे खड़े हो जाइए, फिर हम लोग वहाँ बाहर में समूह चित्र लेंगे। एक एक करके जल्दी जाइए। फिर आप बैठेंगे, उसके बाद फिर हमारे भारतीय राष्ट्रगान होगा, उसके बाद तिब्बती राष्ट्रगान होगा, और उसके पश्चात फिर बाहर में हमारा समूह चित्र होगा।